हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीसी 1908 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंजेक्शन की, जिसको व्यायादेश भी कहा जाता है। व्यायादेश न्यायालय का वह आदेश है जो किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को करने से रोकने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इंजेक्शन जो है वो चार तरह की होती है। पहली होती है परमानेंट इंजेक्शन, दूसरी होती है टेम्परेरी इंजेक्शन, तीसरी होती है प्रोविटरी इंजेक्शन और चौथी होती है मैंडेटरी इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन यानी कि जो स्थायी इंजेक्शन है, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी इंजेक्शन, अस्थायी व्यादेश, प्रोविटरी इंजेक्शन निर्देशात्मक व्यादेश और मैंडेटरी इंजेक्शन का मतलब होता है आज्ञात्मक आदेश। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेम्परेरी इंजेक्शन की बात करने वाले हैं, क्योंकि सीपीसी के अंदर ऑर्डर नंबर 39 में टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में ही बताया गया है। बाकी की जो तीन इंजेक्शन है उसके बारे में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में उसकी बात की गई है। तो जब वो हम पढ़ेंगे तो उसमें उनकी बात करेंगे। अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किसी कार्य को करने या किसी कार्य को रोकने के लिए जो है न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक किसान है और उसके दो बेटे हैं। उस किसान के पास 10 खेतों की ज़मीन है। वो किसान जो है अपने दोनों बेटों में अपनी ज़मीन को बांट देता है, यानी कि 5-5 खेतों की ज़मीन जो है दोनों बेटों में बांट देता है। अब पिताजी ने तो दोनों बेटों को बराबर बराबर संपत्ति बांट दी, लेकिन जो छोटा बेटा है वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो क्या करता है, रात को 10-12 व्यक्ति अपने साथ लेकर के जाता है और जो खेतों के और जो बड़े भाई भाई के खेतों को जो डिवाइड कर रही है बाउंड्री वॉल, जिसको बाड़ या मेट भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो उस बाउंड्री वॉल को तोड़ करके बड़े भाई के खेत भी अपनी जो है खेत में मिला लेता है और एक नई बाउंड्री वॉल बना देता है। भाई साहब सुबह आते हैं अपने खेतों में, देखते हैं कि यार ये क्या हुआ, मेरी तो बाउंड्री उस तरफ थी, इधर कैसे आ गई। उनकी कुछ ज़मीन का हिस्सा जो है वो छोटे भाई के पास चला जाता है। अब जो बड़े भाई साहब हैं वो हैं शरीफ आदमी, वो पहुंच जाते हैं न्यायालय में और वकील साहब को सारा मामला बताते हैं। तो वकील साहब उसको कहते हैं कि भैया यहाँ पे केस तो हम फाइल कर देंगे कि उसने धोखाधड़ी से आपकी ज़मीन जो है वो हथिया ली है, लेकिन उससे पहले हमें एक इंस्टेंट रेमेडी की ज़रूरत है कि जिससे जो ज़मीन उसने हड़पी है, जो ज़मीन उसने अपने कब्जे में लिया है, सिर्फ वही ज़मीन, उसके ऊपर वो कुछ कार्यवाही ना कर सके। यानी कि जो उस पर खेती होगी, जो अर्निंग होगी उस खेती से, उसको भी वो ना रखे और ना ही वो उस पर कोई बिल्डिंग बना दे, कोई घर मकान कुछ दीवार या कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन ना कर दे। उसके लिए हमें न्यायालय से जो है एक स्टे ऑर्डर यानी कि एक आदेश लेना होगा कि जो ज़मीन पे इसने कब्जा किया है उसके ऊपर ये कोई किसी तरह की कार्रवाई ना कर सके। तो वकील साहब जो हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक इंजेक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि हमें यहाँ पे इंजेक्शन चाहिए, हमें यहाँ पे व्यायादेश चाहिए कि जो ज़मीन उसने हड़पी है उसके ऊपर वो किसी तरह की कार्रवाई ना करे। तो जज साहब यहाँ पे सारा मामला देखेंगे, न्यायालय सारा मामला देखेगा और जब न्यायालय को लगेगा कि प्लेंटिफ जो है, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी बात सही है, उसके पास सारे प्रॉपर्टी के सारे प्रूफ हैं, सारे कागजात हैं, तो वो यहाँ पे एक इंजेक्शन जो है न्यायालय जारी करेगा जो यह आदेश देगा कि जो डिफेंडेंट है जिसने धोखे से यहाँ पे ज़मीन को हड़पा है, वो वहाँ पे उस डिस्प्यूटेड ज़मीन पे जो विवादित संपत्ति है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि केस का जजमेंट नहीं आ जाता, केस का फैसला नहीं आ जाता। तो इस तरह से ये टेम्परेरी इंजेक्शन काम करती है। अब इसमें कुछ स्थितियाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी बताई गई हैं कि कब ऐसी सिचुएशन बनती है कि न्यायालय को जो है व्यायादेश जारी करना पड़ता है। सबसे पहली स्थिति ये बनती है जब वादी को, यानी कि जो प्लेंटिफ है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको ये लगता है कि अगर ये उपचार ना लिया गया तो जो डिफेंडेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जो वहाँ पे जो उसकी संपत्ति है उसको नष्ट कर सकता है, डिमोलिश कर सकता है, या उसको किसी तरह का खतरा है उस प्रॉपर्टी पे। तब वो एप्लीकेशन लगा सकता है, तब यहाँ पे न्यायालय जो है उसको व्यायादेश दे सकता है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जो डिफेंडेंट है उसने उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कुछ लोन लिया था या कुछ कर्जा लिया था, अब वो उस कर्जे को चुका नहीं रहा है और जब प्लेंटिफ ने केस फाइल किया तो वो उसको धमकी दे रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच देगा। तो भी यहाँ पे एक स्टे ऑर्डर मिल सकता है, एक इंजेक्शन लग सकती है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि जब वादी को, जो पीड़ित पक्ष है, जो प्लेंटिफ है, उसको ये खतरा हो कि जो डिफेंडेंट है वो वहाँ से उसको बेकब्जा कर सकता है, यानी कि जो प्रतिवादी है वो वादी को बेकब्जा कर सकता है, उसके पोजेशन को वहाँ से हटा सकता है, यानी कि उससे प्रॉपर्टी संपत्ति जो है वो खाली करवा सकता है। इस सिचुएशन में भी जो है इंजेक्शन मिल सकती है।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जब कोई केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है और न्यायालय को वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे इंजेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई स्टे की ज़रूरत है, तो न्यायालय वहाँ पे स्वयं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भी एक इंजेक्शन पास कर सकती है। अब यहाँ पे मेन 3 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनके ऊपर, जिन सिद्धांतों के ऊपर जो है ये इंजेक्शन काम करता है। वो मेन 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? वो हैं प्रेमा फेसी केस, यानी कि केस जो है वो देखते ही जज साहब को ऐसा लगना चाहिए, न्यायालय को केस ऐसा लगना चाहिए कि ये जो फैसला है ये प्लेंटिफ के पक्ष में ही जाने वाला है, यानी कि जो पीड़ित पक्ष है उसके फेवर में ही फैसला आने वाला है। इस सारी प्रोसीडिंग्स के बाद जो है न्यायालय को ऐसा लगना चाहिए कि फैसला पीड़ित पक्ष के पक्ष में ही जाएगा, तो यहाँ पे न्यायालय जो है आसानी से इंजेक्शन दे सकता है। दूसरा सिद्धांत यहाँ पे है, दूसरा प्रिंसिपल ये है जिस पे न्यायालय इंजेक्शन दे सकता है, वो ये है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो प्लेंटिफ है, उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पेश किए हों या न्यायालय के सामने ऐसे कुछ सबूत साक्ष्य रखे हों जिसके आधार पर न्यायालय को ये लगे कि ये प्लेंटिफ जो है, जो पीड़ित पक्ष है, वो सही है और फैसला इसी के पक्ष में आएगा, तब भी यहाँ पे इंजेक्शन मिल सकता है। और तीसरा सिद्धांत यहाँ पे ये कहता है कि मान लीजिए जब न्यायालय को ऐसा लगे कि यहाँ पे अगर इंजेक्शन ना दिया तो जो प्लेंटिफ पक्ष है जिसको न्याय मिलना चाहिए उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। यहाँ पे अगर इंजेक्शन ना दिया गया उसके साथ ऐसी हानि हो जाएगी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ऐसी सिचुएशन में न्यायालय जो है इंजेक्शन दे सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अगर कोई इस व्यायादेश की अवहेलना करे, यानी कि जो व्यायादेश, जो इंजेक्शन न्यायालय ने जारी किया है, कोई इसको मानने से इनकार कर दे तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये व्यायादेश को मानने के लिए दोनों पक्ष जो हैं वो बाध्यकारी हैं। अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसको 3 महीने तक का कारावास, जो सिविल कारावास है, जो उसको हो सकता है, और 3 महीने तक जिसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, और उसकी प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे कुर्क किया जा सकता है जिसकी अवधि 1 साल तक रहेगी। लेकिन ये जो अवधि है 1 साल की, इसके समाप्त होने पर अवहेलना जो है वो जारी रहे, यानी कि जो स्थिति पहले थी जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया या जो उसको सज़ा मिली, वो फिर से उसको जारी रखता है, तो उसकी संपत्ति को यहाँ पर कुर्क करके बेचा भी जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इंजेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंजेक्शन का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।